वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी। हम लोग साइंस और टेक पोर्शन कर रहे हैं एसएससी जेई में, और साइंस और टेक में हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स का पोर्शन पहले, और फिजिक्स के पोर्शन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मोशन और फोर्स ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन के बारे में तो ग्रेविटेशन के बारे में बात करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं कि ग्रेविटेशन होता क्या है और ग्रेविटेशन का एप्लीकेशन क्या है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ग्रेविटेशन देखिए, आपको ये पता है कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स के या लॉ को दिया, उनका कॉन्सेप्ट था, न्यूटन ने ये समझा। नॉर्मली एक थॉट्स आता है कि वो पेड़ के नीचे थे और एक एप्पल गिरा, उसकी वजह से उनके कॉन्सेप्ट में आया कि ये कोई फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, बिकॉज ऑफ दैट कि एप्पल फॉल डाउन, कि आपका एप्पल गिरा। तो नॉर्मली न्यूटन ने जो थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जा सकता है कि अगर कोई भी दो बॉडीज हो, दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। इट मीन्स कि दो ऑब्जेक्ट अगर आपने लिया, सपोज कीजिए कि दो ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ए के और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ये भी एक फोर्स लगाएगा, ये भी एक फोर्स लगाएगा। सपोज कीजिए कि ए का जो मास है वो m1 है और बी का जो मास है m2 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r डिस्टेंस है। यानी ये दोनों बॉडीज जो हैं r डिस्टेंस के अपार्ट हैं, दूरी पे रखी गई हैं, और इनके जो मासेस हैं वो क्या है? m1 और m2 है। अब अगर हम बात करें कि फोर्स जो लगेगा इनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। प्रोडक्ट ऑफ द मासेस यानी किसके? प्रोडक्ट ऑफ द मास A एंड B, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास m1 m2। दूसरी चीज क्या होगी कि ये जो होगा फोर्स जो होगा वो फोर्स इनके जो डिस्टेंस है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, अगर इन दोनों को हम कंबाइंड करें तो क्या लिख देंगे? F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। अगर इसी को इक्वल लिखेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म को बोलेंगे g m1 m2 बाई r स्क्वायर। F इज इक्वल टू, अब अगर यहां से हम g का मान निकालते हैं तो g इज इक्वल टू हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। और ये जो g है आपका, ये g क्या है? ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी। यानी हम g को क्या बोलेंगे? g इज इक्वल टू यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी। और g का जो मान होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ g विल बी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब आपको एक चीज तो क्लियर है, सबसे पहले आप देखिए द टर्म्स यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है, कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है। तो हम ये कहते हैं कि यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जी का मान है वो हर जगह सेम होता है, और यही मान जो है हर जगह एग्जिस्टेंस में होता है। क्या होता है? हर जगह यही मान एप्लीकेबल होता है, और ये किसी भी दूसरी सराउंडिंग की चीजों पे निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी। ठीक, अब इससे
हमने आपको क्लियरली बताया था कि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत डीप में जाके नहीं बनते हैं। आपको जो नॉन टेक का पोर्शन है उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सिंपल आते हैं, कॉन्सेप्चुअल बस छोटे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि एसएससी में क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इससे रिलेटेड, अब सोचोगे आपके फार्मूले से रिलेटेड क्या वो क्वेश्चन है, ठीक। तो आपको मैं बताऊं, पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखिए कि द वैल्यू ऑफ जी, हाँ अगर हम क्वेश्चन बोले तो द यूनिट ऑफ जी इज, द यूनिट ऑफ जी इज, ठीक है, यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी की यूनिट क्या होगी। अब आपको पता लगा, ऑप्शन दिया है 1 न्यूटन, ऑप्शन 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन 4 1। अब कौन सा आंसर सही है? सिंपल सी आपने अभी लिखा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो सिंपल सा ऑप्शन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा चीज कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल, न्यूटन्स, क्वेश्चन क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिड कहां पे? अब ऑप्शन दिया है ऑन मून ओनली, ऑन मून ओनली। दूसरा ऑप्शन दिया है ऑन अर्थ ओनली। तीसरा ऑप्शन दिया है ऑन लेबोरेटरी ओनली। चौथा ऑप्शन दिया है एवरीवेयर। अब बच्चों बताओ आप लोग कि हमने पहले ही आपको बताया कि ये यूनिवर्सल क्यों कहा गया। यूनिवर्सल इसीलिए कहा गया क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हर जगह एग्जिस्ट करती है, वो चाहे जहां पे हो। तो यहाँ पे चूंकि मून पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ऑन मून ओनली। ये अर्थ पे भी एग्जिस्ट करती है लेकिन कह रहे हैं ऑन अर्थ ओनली। लेबोरेटरी में भी करेगी लेकिन ऑन, ये ओनली वर्ड जो इन्होंने कर दिया कि इसका मतलब क्या हुआ कि मून पे करती बाकी जगह नहीं करती। लेकिन यहाँ चौथा ऑप्शन क्या है, एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब हमने बताया कि यूनिवर्सल होता है और इसकी वैल्यू हर जगह पे सेम होती है, ठीक है। तो आप लोग ये क्लियर समझिए कि जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस बहुत बेसिक फंडामेंटल से बनते हैं। आपको हमने क्लियरली बताया था कि आप चूंकि साइंस का ये पोर्शन पढ़ के आए हो सब लोग, और सब लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, तो केवल और केवल रिवीजन की रिक्वायरमेंट है आपको। अगर आपने ठीक से रिवीजन कर लिया और सारे वीडियोस क्लियरली 1-2 बार देख लिए तो आपका रिवीजन हो जाएगा और इजीली आप कर सकते हो। बाकी कुछ प्रैक्टिस के लिए जो भी सीरीज चल रही है वो आप टेस्ट सीरीज लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर दूसरी चीज बात करें कि हमने ये तो बात किया कि ये फोर्स जो रिक्वायरमेंट होता है, ये अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में हो। सर्कुलर मोशन मतलब अगर मान लीजिए कि किसी एक धागे में हम एक पत्थर बांध लेते हैं, किसी एक धागे में पत्थर बांध लेते हैं और उसको मूव कराते हैं, उसको मूव कराते हैं। ये आपका अगर मान लीजिए ये स्टोन है, पत्थर है, और इसको जब मूव कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वो जो पत्थर होगा वो किस मोशन में आ जाएगा, वो सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। अगर वो सर्कुलर मोशन में आ गया, ठीक है, सर्कुलर मोशन में आ गया तो इसका मतलब कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा है उसके सर्कुलर मोशन में आने के लिए। अगर वो फोर्स माने कि फोर्स, एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स किधर पे लगेगा, सेंटर की तरफ। वो फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की तरफ। और इसी फोर्स को, ये जो फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो कहां पे लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, इनर साइड, इनर अंदर की तरफ, यहां सेंटर की तरफ लगेगा। लेकिन हम चूंकि कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं,
हम कैलकुलेट करना चाहें कि सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स रिक्वायरमेंट, यानी कि इसके लिए फोर्स रिक्वायरमेंट क्या है ना, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायरमेंट फॉर सर्कुलर मोशन, फोर्स रिक्वायरमेंट फॉर सर्कुलर मोशन। अब आपको पता है कि सर्कुलर मोशन के लिए अगर आप एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पता है v स्क्वायर बाई आर। आप अगर न्यूटन सेकेंड लॉ देखें तो फोर्स कितना होता है, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास है और एक्सेलरेशन क्या है v स्क्वायर बाई आर। तो जो फोर्स रिक्वायरमेंट होगा F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये फोर्स रिक्वायरमेंट होगा आपको सर्कुलर मोशन के लिए। अब अगर हम ध्यान दें कि हमको एक चीज तो क्लियरली अभी बताया कि ग्रेविटेशन क्या होता है, कि ग्रेविटेशन दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उस अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। अगर हम एक एग्जांपल सोचें और अगर ये सोचें कि दो फोर्स लगता तो है यार लेकिन फील नहीं होता, लगता तो है फील नहीं होता। आप एक मेज पे दो कप रख दीजिए, एक मेज पे क्या कीजिए दो कप रखिए। अब अगर सोचिए कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लगता तो एक कप दूसरे कप के पास जाती कि ना जाती, ठीक। लेकिन अगर उसके बारे में सोचें और निकालें कि क्यों नहीं जा रही है, अगर उसका एनालाइज करें, सपोज कीजिए कि हम दो कप रख लेते हैं, एक कप ये है एक कप वो है, ठीक है। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. और इस कप का जो मास होगा, यानी इस कप का हम मान लेते हैं ये M1 है, इसका मास कितना है 0.25 kg, दूसरे वाले का M2 मान लेते हैं और इसका भी जो मान मानते हैं, ठीक है, वैल्यू मास इज इक्वल टू, अब इन दोनों को जो डिस्टेंस पे रखेंगे हम मानते हैं कि हम ले लेते हैं 1 मीटर डिस्टेंस पे हम इनको रख देते हैं। ये कप A हो गया, ये कप B। अब इन दोनों कप को 1 मीटर के डिस्टेंस पे हमने रख दिया और इनकी वैल्यूज मान ली कि 0.25 kg होगी, इस कप की भी वैल्यू दोनों सेम वैल्यू होगी। अब अगर हम कैलकुलेट करें कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू कप्स, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करें दोनों के बीच में तो कैसे करेंगे, हमको तो पता है कि फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या है G M1 M2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्लियरली पता है कि मास इसका इतना है, इसका मास इतना है और डिस्टेंस कितना है ये, तो G जो आएगा वो क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, अभी पहले ही बताया हमने, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर, ठीक। अब मास की वैल्यू कैलकुलेट करें तो M1 की वैल्यू जो होगी वो क्या है 0.25 kg मल्टीप्लाई दूसरे वाले की भी यही वैल्यू है और R क्या है, ये आएगा 1 मीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीटर स्क्वायर करें या 1 मीटर स्क्वायर इक्वल है, ठीक। अब देखिए यूनिट अगर कैलकुलेट करना है तो कॉन्सेप्चुअली यूनिट देखिए kg स्क्वायर है, ये यहाँ पे 1 kg एक ये kg स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए मीटर स्क्वायर यहाँ है तो मीटर स्क्वायर, चूंकि फोर्स की यूनिट क्या होगी अब न्यूटन बचा केवल। अब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.0625, ठीक है। और इसको अगर कंप्लीट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 न्यूटन। तो कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, अब आपको क्लियर होगा कि क्यों दोनों कप आपस में अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से
भी पास में नहीं आती, हिलती तक नहीं, जहां पे रख देते हो वहीं रखी रह जाती हैं। उसका रीजन क्या है कि 10⁻⁻12 बहुत ही लीस्ट नेग्लिजिबल फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को काउंटेबल ही नहीं किया जा सकता। बिकॉज ऑफ दैट कि ये जो फोर्स काउंटेबल नहीं किया जा सकता, इसकी वजह से जो है, इसकी वजह से हमारा जो फोर्स लग रहा है उतना कम है कि हमारी जो दोनों कप हैं वो हिलती तक नहीं है, वो क्या होंगी, हिलेंगी नहीं। और ये फोर्स, इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये जो फोर्स लगता है वो कम है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो इजीली आपको फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे बात करें, अभी तो हमने क्या बात किया कि 2 कप रखे हैं, अगर हम अर्थ की बात करें कि अर्थ पे आप चलते हैं और आप और अर्थ के बीच में, आप लोग, हम अपने से और अर्थ के बीच में कैलकुलेशन अगर करें कि कितना फोर्स लग रहा होगा, कितना फोर्स लग रहा होगा, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको हम अगर लिखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से, अर्थ की वजह से, ड्यू टू अर्थ। अब अर्थ की वजह से अगर कैलकुलेट करें, मान लेते हैं अर्थ की वजह से अगर कैलकुलेट करें तो हमको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अर्थ पे आप हैं तो सबसे पहले जैसे वहां पे मास की जरूरत पड़ी, तो आपके मास की, यानी मान लीजिए कि आपका मास, अर्थ का मास मान लें, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू आपका मास मान लें, मास ऑफ पर्सन, या इसको m2 ही लिख देते हैं, इसकी वैल्यू मान लो ले लेते हैं 35 kg। ठीक है। अब मास ऑफ अर्थ की बात करें कि मास ऑफ अर्थ कितना है, तो मास ऑफ अर्थ जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली जो इसकी वैल्यू होती है 6 × 10⁻24 kg, इतना वैल्यू होती है। ठीक। अब दूसरी चीज रेडियस की बात करें कि रेडियस कितना होगा, तो जो रेडियस होता है वो होता है 6400 किलोमीटर रेडियस है। तो इसको अगर वैल्यू देखेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लें, 6.4 × 10⁻6 मीटर आएगा। ठीक है। 6400 किलोमीटर को लिखेंगे तो 6.4 इतना आएगा। अब अगर इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें कि फोर्स क्या है, तो आप क्या लिखोगे, जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ पर्सन, ठीक है, बटा ये रेडियस स्क्वायर। ठीक। तो वैल्यूज, जी की वैल्यू हमको पता है 6.67 × 10⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आप यहां से क्या कैलकुलेट करोगे, यहां मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ ना, मास ऑफ अर्थ है, यानी 6 × 10⁻24 kg × 35 kg, ये इंटू का साइन है। ठीक है। 35 kg बाई 6.4 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक। अब अगर आप यूनिट देखें, केजी स्क्वायर से हमने क्लियर किया, केजी केजी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मीटर स्क्वायर है, ये अंदर मीटर है, इसकी होल स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये क्या आएगा, 6.67 × 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई 6 × 10⁻24 × 35 बाई 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। इसकी जब वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे फाइनली, तो जब कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी लगभग आएगी 342 न्यूटन। कितना आएगी, 342 न्यूटन। अगर 342 न्यूटन आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ और आपके बीच में, वो फोर्स काफी ज्यादा है। इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है,
और जो ग्रेविटेशन की वजह से हम कहीं, जो आप ग्रेविटेशनल फोर्स जो निकालते हैं आप जी का मान, उसकी वजह से आप नहीं जा पाते हैं, तो ये जो फोर्स लगता है, इतना फोर्स वो लगाता है, इस वजह से आप जंप करते हैं तो कहीं ऊपर नहीं चले जाते, ठीक है, क्योंकि उस फोर्स की रिक्वायरमेंट, जितनी फोर्स है वो आपको बांधे रहती है, अट्रैक्ट करती रहती है, और इस फोर्स से वो आपको डाउनवर्ड खींचती रहती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हुआ आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हुआ आपका वो यही हुआ, ठीक। अब अगर हम बात करें, कि हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। एक्सेलरेशन आप अगर काउंट करना चाहें कि ग्रेविटी की वजह से, अभी क्या हमने काउंट किया, फोर्स निकाल लिया। अब अगर हमको एक्सेलरेशन काउंट करना हो किसकी वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से हम क्या करना चाह रहे हैं, एक्सेलरेशन काउंट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमको पता है कि हमारा जो फोर्स है वो कितना है, फोर्स इज इक्वल टू, हमको पता है जी m1 m2। तो यहाँ चूंकि हम अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से निकाल रहे हैं, तो मास यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ अर्थ me, ठीक है, इंटू m बाई अर्थ की जो रेडियस होगी उसका स्क्वायर। अब आपको पता है न्यूटन्स, आपको सेकेंड लॉ तो पता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए निकालेंगे तो F बाई m होगा। F की वैल्यू आप दे रहे हैं कि G m e m बाई आर ई स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, बाई m, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपका जो वैल्यू बची वो क्या वैल्यू बची कि अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आया। कितना आया, एक्सेलरेशन ये आया। अब अगर हम बात करते हैं कि हमको एक्सेलरेशन अर्थ से कैलकुलेट करना है, सपोज कीजिए आप कि अगर, सपोज करते हैं आप कि अगर जो हमारा अर्थ है और उससे आप एक थोड़ा सा बना लेते हैं और बना के चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारे अर्थ से, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक, और ये इसकी क्या हुई, रेडियस हुई। अगर कोई कुछ और हाइट पे चला गया और किसी h हाइट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, किस पे कैलकुलेट रहे हैं, बॉडी को h हाइट पे, यानी इसकी जो डिस्टेंस हुई वो क्या हो गई, h डिस्टेंस हुई, और यहां से इसकी डिस्टेंस क्या हुई, ये। और अगर हम टोटल डिस्टेंस माने तो टोटल डिस्टेंस क्या हुई, आर ई प्लस एच हो गई। कितनी हुई, आर ई प्लस एच हो गई। अब अगर आर ई प्लस एच हो गई तो हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहले अभी हमने एक्सेलरेशन जो निकाला, ठीक है, एक्सेलरेशन जो हमने निकाला वो एक्सेलरेशन कितना निकाला था कि हमारी जो वैल्यू होगी वो एक्सेलरेशन सबसे पहले, अब चूंकि हम इसकी वजह से निकालते हैं, वहां तो एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया था कि a इज इक्वल टू वैल्यू आई थी जो, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। वहां पे हमने डायरेक्टली इसकी वजह से जो निकाला था वो तो f बाई एम कर दिया था हमने, और सिंपली हमारी निकल गई थी एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्लियरली वहां पे जो किया था हमने, देखिए ध्यान से देखिए कि f इज इक्वल टू हमने बोला था कि g m इंटू एम बाई आर ई स्क्वायर होता है, और हमने न्यूटन्स लॉ से प्रूव किया था a इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो वहां पे m कैंसिल, a एक्सेलरेशन जो आया था वो एक्सेलरेशन क्या आया था, g m ऑफ अर्थ बाई
इसका स्क्वायर। ये तो आपको वैल्यू आ गई थी वहां, लेकिन अभी हमको वैल्यू क्या करना है, ये आर ई नहीं रह गया है, बल्कि ये आर ई क्या हो गया है, आर ई प्लस एच हो गया है। ठीक है, अब चूंकि ये जो एक्सेलरेशन होता है, ये हम चूंकि ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो ये एक्सेलरेशन को हम किससे लिखते हैं, जी से। इसको किससे लिखते हैं, जी से। तो जी इज इक्वल टू अगर हम माने तो ये क्या होगा, जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर ना। ये किसकी वैल्यू हुई, अर्थ से उसकी वैल्यू हुई। तो ए को रिप्लेस कर दीजिए जी से। ए को रिप्लेस कैसे करेंगे, जी से, क्योंकि ए क्या लीनियर मोशन के लिए बात करते हैं, पहले ही बता चुके हैं हम लीनियर मोशन के लिए बात करेंगे। और ग्रेविटेशनल जो हाइट से मोशन होगा, ठीक है, वर्टिकल मोशन जिसको बोलते हैं, वर्टिकल मोशन के लिए जी यूटिलाइज करते हैं हम। तो जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर। अब अगर हम बात करें कि ग्रेविटेशन इसकी वजह से, और माने कि इसकी वैल्यू जी डैश होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, जी डैश। तो जी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम ई बाई क्या होगा, आर ई प्लस एच। ठीक है, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये टर्म आपका आ गया, क्लियर हो गया। ठीक, अब अगर हम देखें इसको तो लिख सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हैं जी एम ई इंटू, अगर हम आर ई स्क्वायर यहां पे मल्टीप्लाई कर दें और नीचे क्या करें, आर ई स्क्वायर से डिवाइड कर दें। क्या कर रहे हैं, वैल्यू इक्वल रहेगी और फिर ये वैल्यू लिख देते हैं आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर बेहतर समझना हो तो चाहे तो ये जो एच है इसको आप आर एच भी ले सकते हैं, आर एच भी ले सकते हैं। अगर आप आर एच लिखते हैं तो यहां पे भी हर जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, आर एच, यहां पे भी क्या लिखना पड़ेगा, आर एच। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू हुई, ये वैल्यू जो हुई वो वैल्यू हमने यही निकाली थी ना, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर ई स्क्वायर बाई आर ई प्लस आर एच स्क्वायर। तो जब भी हम इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, जब भी अर्थ के ऊपर जाएंगे और तब ग्रेविटेशन हम कैलकुलेट करेंगे, तब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्रेविटेशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये जी डैश का मान जो होगा वो जी के साथ इतना मान जो है वो ऑलवेज क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। ऑलवेज कितना होगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर जब भी कोई भी अर्थ के ऊपर दिया हो वैल्यू, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और आपसे कैलकुलेट कराना चाह रहा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट हुआ कि ग्रेविटेशन कैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जो भी आपको मैंने एक दो एग्जांपल्स भी बताए कि कैसे क्वेश्चन आता है, तो आप देखिए सारी चीजें मैंने कैलकुलेट करके बता दी। अब इससे रिलेटेड कुछ एक दो प्रॉब्लम्स आप कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव नॉर्मल आता है, ठीक है, वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं और बेसिक फंडामेंटली इसको रिपीट करेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।